Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss the third poem of 10th class, A Tiger in the Zoo, from book First Flight. The poet of this poem is Leslie Norris. He is from United Kingdom. He was born in 1921 and died in 2006 in USA, America. Dear students, here the poet gives us message about the freedom of animals. जानवरों की आज़ादी के बारे में पोइट हमें यहाँ पर बता रहे हैं. पोइट हमें बताते हैं कि एनिमल्स मस्ट बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. एनिमल्स कहाँ रहने के लिए बने हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, जंगल है, फॉरेस्ट है, इसलिए उनको वहीं पर रहने दिया जाना चाहिए. एनिमल्स का दुर्भाग्य यह है कि हम ह्यूमन बीइंग अपने एंटरटेनमेंट के लिए उनको केज में बंद कर देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, उनको जू में, चिड़ियाघर में रख लेते हैं. पोइट इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं. पोइट यहां पर इंसान अपने आनंद के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए जानवरों की आजादी को छीनता है, उसके विरोध में आवाज यहां पर उठा रहे हैं. इसी के माध्यम से एक मैसेज पोइट और भी देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज डेंजरियस नॉट फॉर एनिमल्स बट फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो. जंगलों की कटाई केवल जानवरों के लिए ही खतरनाक नहीं है, वो इंसानों के लिए भी खतरनाक है. ये भी चीज पोइट यहां पर बता रहे हैं. जब हम इसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे तब ये चीजें निकल करके आएंगे. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमको कुछ समय के लिए घर के अंदर बंद रहना पड़ता है, हमारी आजादी को छीन लिया जाता है, तो हमें कितना अखरता है. इंसान को जब जेल में डाल दिया जाता है तो कितना अखरता है उसको. अब आप कल्पना कीजिए, अगर इसी तरह से आप बर्ड्स को पिंजरे में रख देते हैं या टाइगर को या दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को आप पिंजरे में रख देते हैं तो उनको भी कितना अखरता होगा उनकी आजादी छीनने पर. मुझे याद आता है जब हम बहुत स्कूल स्टूडेंट्स हुआ क्या करते थे, उस वक्त एक पोइम पढ़ी थी हमने, पक्षी की अभिलाषा. मैं चाहूंगा कि उस पोइम को आपको भी सुनाऊं. उसके दो स्टेंजाज जो शुरू के हैं वो यही है कि जब हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो पक्षी बताता है, वो रिक्वेस्ट करता है इंसान से कि हमें आप इस तरह से पिंजरे में बंद ना करें. पक्षी क्या कहता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. मतलब कितनी इंटरनल वो डिजायर है उसकी, इंसान से रिक्वेस्ट है कि आप हमको आजाद छोड़ दीजिए. हम आजाद रह करके अगर नीम का फल जो कड़वा होता है निबोरी, हम उसको खा करके खुश हैं. अगर आपने हमारी आजादी को छीन लिया, पिंजरे में रख दिया और सोने की कटोरी में मैदा दोगे तो भी हमारे किसी काम की नहीं. हमारी आजादी को छीनना हमारे लिए खतरनाक है. वो ये उसकी ये अभिलाषा है पक्षी की कि हमें आजाद रहने दीजिए. यही अभिलाषा यहां पर वाइल्ड एनिमल्स की भी है, टाइगर की भी है. इस पोइम के अंदर पोइट आप लोगों को दो टाइगर्स को कंपेयर करता है, या ये कहिए एक टाइगर को दिखाता है, एक बार वो जू में दिखाता है पिंजरे में, तो दूसरी बार उसको जंगल में दिखाता है जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, और उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट दिखा रहा है. आइए हम इस पोइम के अंदर पढ़ेंगे. थीम मैसेज इसका क्या था हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. लिटरेरी डिवाइसेज इसकी क्या है वो हम एक बार पोइम को पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे. न्यू वर्ड्स इसके साथ साथ चलेंगे. समरी पूरी की पूरी को जब हम पढ़ेंगे उसके साथ चलेगा, और लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे. ओके, टेक आउट योर बुक, पेज 29. आइए हम करते हैं शुरू टेक्स्ट को. यस स्टूडेंट्स, कम ऑन. फर्स्ट पैराग्राफ. पोइट इसके अंदर शुरू के जो पैराग्राफ है इनके अंदर पोइट डिस्कस कर रहा है कि जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर है, जू में है, उसको कैद किया हुआ है. उसके बाद जब आप आएंगे अगले पैराग्राफ्स के अंदर स्टेंजाज में, तो उसके अंदर हम पाएंगे कि वो जंगल के अंदर है. उसके बाद फिर नेक्स्ट के अंदर फिर हमें पता लगेगा कि वो तो वापिस जू के अंदर आ गया है. इस तरह से यहां पर कंट्रास्ट दिखाया गया है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage, one pad of velvet, quiet in his quiet rage. He stalks का मतलब होता है walk.
ही वॉक्स इन इज विविड स्ट्रिप्स। विविड स्ट्रिप्स का मीन्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। स्ट्रिप्स का मतलब है लाइनें। कहता है आप कल्पना कीजिए एक टाइगर है, वो धीरे धीरे चल रहा है, उसके शरीर के ऊपर ब्राइट ब्राउन कलर की लाइनिंग्स हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो अपने केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर कुछ स्टेप्स ही चलता है। अब यहां पर गौर कीजिए, वर्ड क्या है, द फ्यू स्टेप्स। द फ्यू है, द फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ एक, और वो भी सारे के सारे। अब वो ज्यादा क्यों नहीं चल सकता, बिकॉज द केज इज वेरी स्मॉल, वो छोटा है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही स्टेप्स वो चलता है। अब इन दोनों पंक्तियों में निकल करके आई बात वो ये है कि द टाइगर इज इन द केज, he can walk only very limited steps, though he has a very strong and bright colored strips on his body। शेर की, टाइगर के बॉडी पर ब्राउन ब्राइट लाइनिंग्स है, वो कुछ एक कदम ही चलता है पिंजरे के अंदर, क्योंकि पिंजरे का साइज छोटा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स, पैड्स क्या है, उसके पैर के नीचे वाला हिस्सा। ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट, वेलवेट का मतलब होता है वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट। वेलवेट बहुत स्मूथ, जैसे हमारी सोफा होती है उस तरह का होता है। ऑन पैड्स, उसके जो पैर हैं वो बहुत ही वेलवेट जैसे सॉफ्ट हैं, एंड क्वाइट, और बहुत ही शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, वो गुस्से के अंदर है, बट गुस्सा भी क्या है, क्वाइट है, शांत है। वो अपने शांत पैरों से कुछ एक कदम उस पिंजरे के अंदर चलता है, हालांकि वो गुस्से में है लेकिन फिर भी वो शांत है। अब बच्चों, इसके अंदर आपको एक बड़ी अजीब चीज आ रही है, क्वाइट रेज। गुस्सा तो हमेशा फ्यूरियस होता है, क्वाइट कैसे हुआ? तो यहाँ पॉइंट आपको क्या दिखाना चाहता है इसके माध्यम से, ही वांट्स टू से दैट ही इज हेल्पलेस, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, सो ही इज क्वाइट। दो ही इज फुल ऑफ फ्यूरियस, ही इज फुल ऑफ एंगर, बट ही इज क्वाइट। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। अगर एक बार मैं आपको पुनः इसको लूं तो ये होगा कि टाइगर जिसके शरीर के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्राउन ब्राइट कलर की धारियां हैं, वो पिंजरे में बंद है, और वो उसके अंदर कुछ एक कदम ही उठाता है, चलता है, क्योंकि पिंजरा छोटा है। उसके पैर नीचे से बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हैं, वो गुस्से के अंदर है लेकिन चुप है। अब आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, व्हाई हिज पैड्स आर कॉल्ड वेलवेट एंड क्विट, उसके पैर इतने स्मूथ क्यों हैं? अब इसके पीछे ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब किसी जानवर का ये शिकार करता है तो उस जानवर को इसके आने का आभास ना हो जाए, उसको पता ना लग जाए, इसलिए इसके पैर सॉफ्ट होते हैं। अगर आपको इसके पैरों को देखना है तो हमारे पड़ोस के अंदर अगर कोई डॉग है तो आप उस डॉग के पैरों को आप इस तरह से पुश करके देख सकते हैं कि वो कितने सॉफ्ट होते हैं। Next, he should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Yes, dear students, he should be lurking in shadow. Lurking का मतलब होता है lying and hidden, लेटा हुआ और छुपा हुआ। अब इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर, ही इज इन द फॉरेस्ट, अब ये जंगल के अंदर है। फर्स्ट पैराग्राफ जो था उसके अंदर टाइगर कहाँ है, वो जू में है, इसके अंदर ये जंगल में आ गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज, अरे इसको तो जंगल में होना चाहिए था, और जंगल में भी कहाँ पर, शेडोज, पेड़ों की छाव के अंदर, और छुप करके रहना चाहिए था इसको। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के अंदर धीरे 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 मूव करना था इसको। नियर द वाटर होल, किसी नदी के किनारे पर। वेयर प्लम्प डीर पास, जहां पर मोटे ताजा हिरन गुजरते हैं। अरे अगर ये जंगल में होता तो ये कहां होता, ये तो किसी पेड़ की छांव के अंदर, और वहां पर लंबी लंबी घास में छुपा हुआ होता, किसी नदी के किनारे पर, जहां पर मोटे ताजा हिरन गुजरते हैं। किस काम के लिए? उनका शिकार करने के लिए, उनको हंट करने के लिए। ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये उसका सिस्टम है कि शेर, टाइगर दूसरे जानवरों को मार करके खाता है। इसी से इकोसिस्टम बना हुआ है। इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, या हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये शेर दूसरे जानवरों को मारता है। शेर बना ही उनको खाने के लिए है, और इससे एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना हुआ होता है। नेचर ने बड़े सुंदर तरीके से बैलेंस बना रखा है। हर जानवर की अपनी एक महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, और हर जानवर को अपना एक सिस्टम दे रखा है कि वो किस तरह से खा करके नेचर के अंदर बैलेंस बनाएंगे। नेक्स्ट है,
He should be snarling round houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर सटायर है जो फॉरेस्ट को काट रहा है और उसको डिफोरेस्टेशन कर रहा है। ये उसके ऊपर है, इंसान जिस तरह से जंगलों की कटाई कर रहा है और जानवरों के रहने का जो क्षेत्र है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसको बहुत लिमिटेड कर रहा है, ये उसके ऊपर एक व्यंग है। ये कह रहे हैं ही शुड बी स्नर्लिंग राउंड हाउसेज। अब वही शेर जो अभी तक जंगल में रह रहा था, अब अगर इंसान ने पेड़ों को काट दिया और उसका भोजन वहां पर खत्म हो गया पेड़ों को काटने से, क्योंकि दूसरे जानवर भी नहीं रहेंगे वहां पर, तो फिर वो क्या करेगा? ही शुड बी स्नर्लिंग राउंड हाउसेज। स्नर्लिंग का मतलब ग्रोलिंग। अब वो गुर्राता हुआ आ गया होगा अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। जंगल के किनारे पर जो विलेजेस हैं या जो टाउन्स हैं उनके किनारों पर, उनके घरों के आसपास आकर के वो गुर्रा रहा होगा। बेरिंग इज व्हाइट फैंग्स। बेरिंग मीन्स शोविंग। वो अपने बड़े बड़े सफेद दांत दिखा रहा होगा। व्हाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब लॉन्ग टीथ, लंबे, जिनको आप दाढ़ बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं जिन टीथ को, ये वो है। वो अपने बड़े बड़े लंबे व्हाइट दांत दिखा रहा होगा। हिज क्लोज, और अपने नाखून दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज। एक्सक्लेमेटरी है, हे भगवान, ये तो लोगों को डराने के लिए आ रहा है, मारने के लिए नहीं आ रहा, लोगों को डराने के लिए आ रहा है। सो दैट ह्यूमन बीइंग शुड रन अवे एंड ही मे टेक हिज फूड ऑफ हिज डोमेस्टिक एनिमल्स। ताकि इंसान डर के भाग जाएं और वो उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको पकड़ के खा ले। क्यों हुआ ऐसा? Why he came to villages? Why he came to the towns? Because his forest, his jungle was cut down and his natural habitat was limited. So, in search of food, he came here into the village or the towns. क्योंकि इसका जंगल जो था, जिसका नेचुरल हैबिटेट था, उसको लोगों ने काट दिया है। इसका भोजन वहां नहीं बचा है, जो जंगली जानवर थे वो वहां पर अब नहीं है, इसलिए फिर ये अटैक करता है गांव पर या कस्बों पर। इसलिए यह जरूरी है मानव जाति के लिए कि अगर मानव जाति को बचाना है तो फिर इन जानवरों को भी बचाना जरूरी है, और अगर हम इन एनिमल्स को बचाना चाहते हैं तो फिर जंगलों को की कटाई को हमें रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ के अंदर, सेकंड और थर्ड के अंदर ही वाज इन जंगल। अब आइए अगेन, ही इज इन टू द जू बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। लेकिन ये बेचारा क्या करे? ये तो एक कंक्रीट का मतलब होता है मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन्स, सीमेंट और पत्थरों से बनी हुई दीवार। लेकिन ये तो किसके? सेल मीन्स रूम, स्मॉल रूम। लेकिन ये तो एक छोटे से कमरे के अंदर जो सीमेंट और पत्थरों का बना हुआ उसमें लॉक्ड है। ये तो उसमें जेल में डाला हुआ है। His strength behind bars, इसकी जितनी भी ताकत है, शेर की ताकत, टाइगर की ताकत, वो कहाँ है? बिहाइंड द बार्स, वो तो सलाखों के पीछे रह गई है। शेर की ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ his cage, stalking, he is moving slowly in the length of the cage। ये तो केवल उतना ही चल रहा है जितना कि उस केज की, उस पिंजरे की लंबाई चौड़ाई है। अब यहाँ बच्चों गौर करके देखिए, he cannot jump, he cannot run fast, he cannot hunt the prey। ये भाग करके शिकार नहीं कर सकता, ये जंप नहीं कर सकता, ये दौड़ नहीं सकता, ये चीजें नहीं है। बिकॉज द साइज ऑफ द केज इज वेरी स्मॉल, इट इज लिमिटेड। वो एक छोटा सा है। अब ये देखिए, शेर जब जंगल में होता है तो वो दहाड़ता भी है, वो दौड़ता भी है, वो कूदता भी है, जंप करता है, छलांगे मारता है, हंट करता है। लेकिन वो सब इसकी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब पर यहां पर बैन लग गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केवल कुछ स्टेप्स ही चलता है, लिमिटेड चलता है उस केज के अंदर। इग्नोरिंग विजिटर्स एंड ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब ये जो विजिटर्स आ रहे हैं वहां पर जू के अंदर देखने के लिए, ये उनको इग्नोर कर रहा है। बच्चों जरा गौर करके देखिए, आप अगर फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में टाइगर खुला है, ओपन है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर है, तो क्या विजिटर्स उसके पास जा सकते हैं? कल्पना ही नहीं कर सकते, हम उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन अब विजिटर्स बिल्कुल इसके केज के पास आकर के खड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ एक लोग तो इसको हो सकता है टॉर्चर कर रहे हों। लेकिन अब इसको आदत पड़ गई है, इसको पता है कि ये कुछ नहीं करता, ही इज हेल्पलेस। आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है यहाँ पर, व्हाई इज इग्नोरिंग द विजिटर्स।
आप बताएंगे ही इज हेल्पलेस, ही नो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, हिज होल स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, इसकी सारी ताकत बार्स के पीछे छुपी हुई है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब द लास्ट पैराग्राफ में आइए बच्चों, ही हियर्स द last voice at night, the patrolling cars and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. अब रात को भी बेचारे को डिस्टर्ब किया जाता है, जू में रात को भी इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये कहता है he hears the last voice at night, रात को भी जो पेट्रोलिंग की कार आ रही है, the patrolling cars, पेट्रोलिंग की जो कार आ रही है, जो गाइड इनके जो गार्ड्स आ रहे हैं रात को चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, केजीज सब ठीक हैं, जान एनिमल्स जितने भी है वो सब ठीक है, उनको चेक करने के लिए जो रात को पेट्रोलिंग कार आई है ये उसकी भी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ये वॉच करता है अपनी चमचमाती हुई आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमचमाते हुए सितारे हैं ऊपर, ये उनको वॉच करता है। अब बच्चों यहाँ पर 2 बार ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट आया है, इसको रिपीटेशन कहते हैं वैसे तो, लेकिन ब्रिलियंट आईज क्यों पुकारा है? क्योंकि टाइगर की जो आईज होते हैं दोज आर वेरी ग्लोरियस, उनमें एक अलग शाइनिंग होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, इसलिए उनको यहाँ पर ब्रिलियंट पुकारा गया। लेकिन फिर इनकी आंखों को कंपेयर, दोबारा जो वर्ड ब्रिलियंट एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है वो स्टार्स के लिए भी किया गया है। तो यहां ऐसा लगता है कि पोइट हमें एक मैसेज देना चाहता है कि एज द स्टार्स आर ब्राइट एंड ब्रिलियंट, सिमिलरली द टाइगर्स आईज आर आल्सो ब्रिलियंट। इट मीन्स द स्टार्स आर नेचुरल एंड टाइगर इज आल्सो नेचुरल। जब स्टार्स आजाद हैं तो फिर टाइगर को जेल में कैसे डाल रखा है, ये एक प्रश्न पूछा गया है हमसे यहां पर। अब यहां पर टाइगर भी, ये बात शायद वो स्टार्स को ब्रिलियंट, एक और भी वजह ये हो सकती है कि ब्रिलियंट स्टार्स इसलिए भी पुकारा जा सकता है कि टाइगर हेवन की तरफ देख रहा है, वो गॉड की तरफ देख रहा है, और वो गॉड से क्वेश्चन पुट कर रहा है कि ओ गॉड, व्हाई यू अलाउड ह्यूमन बीइंग टू पुट मी इनटू दिस प्रिजन। ओ गॉड, तने इंसान को ये क्यों अलाउ किया कि वो मुझे इस जेल में रखे? व्हाट रॉन्ग आई हैड डन, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी थी? दूसरा एक और भी क्वेश्चन पुट करता है, ही सेज दैट आई हैव नो होप फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, मुझे इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। ओ गॉड, आई हैव होप फ्रॉम यू, काइंडली मेक जस्टिस विद मी, मेरे साथ आप कृपया करके जस्टिस करें, मेरे को जो सजा आपने दे रखी है वो गलत है, मुझे आज़ाद किया जाए। तो बच्चों इस तरह से ये एक पोइम है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, रात को जब आखिरी बार गाड़ी लेकर के चेक करने के लिए जाते हैं वो उस आवाज़ को भी सुनता है, और वो अपनी चमचमाती हुई आंखों से चमचमाते हुए सितारों को देख रहा है। एंड परहैप्स ही इज मेकिंग ए कंप्लेंट टू गॉड कि गॉड, व्हाई ह्यूमन बीइंग हैड केप्ट मी इन दीज केजेज, काइंडली मेक मी फ्री आल्सो, बिकॉज आई एम नॉट मेड फॉर कीपिंग बिहाइंड दीज बार्स, आई एम मेड फॉर एंजॉइंग लाइफ फ्रीली। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये पोएम यहाँ पर फिनिश होती है। अब आइए हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं, इसके अंदर क्या है। सबसे पहले थीम हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मैसेज क्या है, 2 ही मैसेज दे रहे हैं। एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन इज नॉट ओनली डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग बट फॉर एनिमल्स आल्सो, इसलिए एनिमल्स को दे मस्ट बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। लिटरेरी डिवाइसेस हम बात करते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस पर। लिटरेरी डिवाइसेस, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर पर्सोनिफिकेशन। स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण बोलते हैं इसको। जब आप नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते हैं, उस जैसा उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जरा गौर करके देखिए, हम किसी भी एनिमल को हमेशा इट से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहां पर पोइट ने एनिमल को, टाइगर को ही से इंडिकेट कर रखा है। वो ही से उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ही किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। इसलिए जब पोइट यहां पर टाइगर को ही कॉल करता है तो इसको हम लिटरेरी डिवाइसेस कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है। तो ये पहला है इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट, मेटाफर। स्टूडेंट्स, जब किसी चीज को, एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो यहां पर 2
फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास, एक शिमली होता है और एक मेटाफर होता है। शिमली की विशेषता ये होती है कि उसको एज और लाइक का प्रयोग किया जाता है, उसके एज और लाइक दो वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर में उनका प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर उसके पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है। उसके पैड्स को, शेर के पैरों को वेलवेट कहा गया है, इसलिए यह क्या हुआ, मेटाफर हो गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि उसके पैड्स वर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। अगर लाइक का प्रयोग करते थे तो यह शिमली था, लेकिन यहां पर उसने सीधा ही उनको वेलवेट पुकारा है, इसलिए यह क्या हुआ, मेटाफर हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरन। यह आपके लिए एक नई टर्म आ सकती है, ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाइट कंट्रास्टिंग आइडियाज। दो वर्ड्स या दो आइडियाज बिल्कुल उल्टे, एक दूसरे से जिनका कोई मेल ही नहीं होता, बल्कि बिल्कुल विपरीत होते हैं। यहां गौर करके देखें, क्वाइट रेज। अब रेज का मतलब होता है गुस्सा, और गुस्सा जब आता है तो वो हमेशा फ्यूरियस होता है, वो बहुत ज्यादा गर्माहट लेकर के होता है। लेकिन यहां पर तो इसने शांति वाला गुस्सा दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको कहूं कि कूल सन, ठंडा सूर्य, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी तरह से मैं ये कहूं हॉट आइस, कभी हो सकता है आइस हॉट हो सकते हैं, नहीं। तो ये बिल्कुल विरोधाभास दिखाने वाले, कंट्रास्ट दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको हम किस टर्म से बोलते हैं, ऑक्सीमोरन। तो ये ऑक्सीमोरन भी आया यहां पर, जब पोइट यहां पर ये कहता है क्वाइट रेज। नेक्स्ट, राइम स्कीम क्या है। अगर आप राइम स्कीम लेंगे इस पोइम की तो आप गौर करके देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ए कह दीजिए इसको। उसके बाद आता है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ये आपका बी आ गया क्योंकि केज और स्ट्राइप्स आपस में मिलते नहीं है। थर्ड है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट तीनों में ही नहीं मिलता। तो फिर फोर्थ है इन इज क्वाइट रेज और केज मिल गए हैं, ये आ गया बी। तो ए बी सी बी, ये आपकी राइम स्कीम होगी। यही राइम स्कीम आपके बाकी जितने भी इसके स्टेंजाज हैं सभी के अंदर यही राइम स्कीम है। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम इज ए बी सी बी। आपकी हर पैराग्राफ के अंदर यही मिलेगी, हर स्टेंजा में यही मिलेगी। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन स्टूडेंट्स? एलिट्रेशन का मतलब होता है, ये सभी की सभी टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारी जो दो पहले पोइम्स हम कर चुके हैं उनके अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही लाइन में सेम साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। जरा गौर करके देखिए, आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, ये साउंड्स हैं, प्लम्प, पास एंड बिहाइंड बार्स। जरा गौर किए, ये हैं यस बिहाइंड बार्स, ये फोर्थ स्टेंजा के अंदर सेकंड लाइन में हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ये है। सो बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बे साउंड है और ये भी बे साउंड है, तो ये एलिट्रेशन होगा। इसी तरह से प्लम्प पास, ये इसमें आप देखिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर और लास्ट लाइन है ये, वेयर प्लम्प डियर पास, तो ये पे साउंड और ये पे साउंड, इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो स्टूडेंट्स वैसे तो इसके अंदर कुछ और भी एंजाममेंट भी है, तो कुछ एसोनेंस और कॉन्सोनेंस भी हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपके लेवल को देखते हुए, 10th क्लास को देखते हुए इतने ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ एक लिटरेरी डिवाइसेस हैं, आप लोग केवल इन्हीं को सीखें। अब अगला स्टूडेंट्स समरी हमने जब लाइन टू लाइन हमने इसको पढ़ा है तो पूरी का पूरा समरी ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर केवल दो ही क्वेश्चन बनते हैं। वन, व्हाट द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज, और यू कैन कॉल व्हाट मैसेज द पोइट वांट्स टू गिव अस। पोइट हमें क्या मैसेज देना चाहता है वो हो सकता है, या इसका सेंट्रल आइडिया क्या है उस रूप में भी आ सकता है, या फिर आपको यह भी कहा जा सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। तीनों का मतलब एक ही होता है, इसका सेंट्रल आइडिया है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें बनता है और वो क्वेश्चन है कंट्रास्ट बिटवीन ए टाइगर इन जू एंड ए टाइगर इन फॉरेस्ट। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो इसके अंदर आप लोगों को बस बताना है, एक तरफ टाइगर इन जू तो दूसरी तरफ टाइगर इन फॉरेस्ट। जब जू में होता है तो उसकी लिबर्टी स्नैच कैसे होती है, और जब वो फॉरेस्ट में होता है, जंगल में होता है, तो वो किस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करता है, ये आप लोगों को दिखाना है। स्टूडेंट्स, ये पोइम यहीं पर फिनिश होती है। आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके। हैव ए गुड डे।